करेंगे लखनऊ से, जहां एक जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में फरार चल रहे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे अब्बास और उमर अंसारी अचानक लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में नजर आए। मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे डालीगंज में जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में कोतवाली में पेश हुए, जहां पुलिस ने दोनों भाइयों से पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। हजरतगंज कोतवाली में पूछताछ के लिए पहुंचे उमर और अब्बास अंसारी वहां मौजूद मीडिया के कैमरे से बचते नजर आए और बिना कुछ बोले थाने में चले गए। क्या बात हो रही, कुछ बताएं। क्या बात हो रही, कुछ बताएं। तो आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे जिस मामले में फरार चल रहे हैं, उसी सिलसिले में दोनों बेटे आज थाने में नजर आए। निष्क्रांत संपत्ति पर अवैध कब्जे का आरोप इन दोनों पर है। हजरतगंज कोतवाली पहुंचे मुख्तार के दोनों बेटे और इस दौरान वो मीडिया के कैमरों से बचते नजर आए। डालीगंज जमीन कब्जा मामले में अपना बयान दर्ज करवाने के लिए मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे पहुंचे डालीगंज थाना, जहां पर उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए। तो मुख्तार एंड सन्स पर क्या आरोप हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं। मुख्तार के बेटों ने अपने नाम से फर्जी दस्तावेज बनाए। 2020 में अब्बास उमर पर मुकदमा दर्ज हुआ। कब्जा हटाकर दोनों टावरों को ध्वस्त किया गया, ये आरोप मुख्तार के दोनों बेटों पर लगा है। मुकदमा होने के बाद से अब्बास और उमर फरार चल रहे थे और इनकी तलाश पुलिस कर रही थी। पुलिस ने दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। दबिश के बावजूद ये दोनों पाए नहीं गए थे, इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। हाई कोर्ट से अब्बास उमर को अग्रिम जमानत जरूर मिल गई है, जिसके बाद आज ये दोनों ही मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे आज थाने में नजर आए, थाने में पहुंचे और अपने बयान दर्ज करवाए। हजरतगंज में दर्ज मुकदमे पे उनको पूछताछ के लिए नोटिस भेजी गई थी, उसी में बयान देने के लिए आए हैं। एक ही मुकदमा है, जो है एक प्रॉपर्टी का जो है, जो मकान उनका ढाया गया था, उसी पे दर्ज जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उसी मुकदमे पूछताछ के लिए उनको पुलिस ने बुलाया था। हजरतगंज कोतवाली में पूछताछ के दौरान उमर और अब्बास अंसारी से जमीन पर कब्जा करने के मामले में कई सवाल पूछे गए। उसी पूछताछ के दौरान की तस्वीर सामने आई है, जिसमें अब्बास और उमर ने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। जिस परिवार में विवाद हो या कोई चीजें हो तो आदमी ये सब छोटी मोटी बात करता है कि मेरी जमीन है, मेरी जमीन है। विवाद में नहीं, स्नेह भी तो कहीं न कहीं होता है। स्नेह में जब देखिए परिवार है तो हम लोग को तो यही लगता था कि सभी हम लोग का है। अब अफजाल का और हमारा घर कोई अलग थोड़ी। की भी जानकारी आपको नहीं होगी। हमें उससे लेना देना क्या है, हमारे किस काम का वो। ऐसा तो है नहीं कि हमें वो जमीन लेके कहीं जाना था, कोई वस्तु होती तो उसके बारे में समझता, जमीन है वो तो वहीं की वहीं रहनी है, कहीं जानी है नहीं। तो उस बारे में जानकारी हासिल करना या कोई किसी डिबेट में टॉपिक में उस बात का डिस्कशन होना। तो प्रयागराज में माफिया घोषित किए गए बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने के बाद अब प्रशासन ने अतीक के कब्जे से खाली कराई गई लूकरगंज की जमीन को चुनाव आयोग को देने का फैसला किया है। आवास विकास विभाग के इस प्रस्ताव पर योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसके तहत जमीन पर चुनाव आयोग का वेयर हाउस बनेगा, जिसमें चुनाव से जुड़े अहम सामान जैसे ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को रखा जाएगा। इस वेयर हाउस में चुनाव आयोग के अधिकारी भी तैनात होंगे। लूकरगंज की 7000 वर्ग मीटर इस जमीन पर अतीक के पिता फिरोज अहमद का कब्जा था, जिसकी कीमत करीब 1.5 अरब रुपए है। लेकिन माफिया के खिलाफ यूपी सरकार के अभियान के तहत इस सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवा लिया गया। सरकार के इस फैसले के बाद कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने क्या कहा, सुनिए। माफिया राज खत्म हो, माफियाओं का डर भय पब्लिक से खत्म हो, उस पर अच्छे सरकारी दफ्तर बने। माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, जो एडवोकेट लोगों का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में उन्होंने घोषणा भी की थी। बहुत सारे मुख्यमंत्री आते हैं, बहुत सारी घोषणाएं करके चले जाते हैं, उस पर अमल नहीं होता। तो मैंने कहा ना कि सिर्फ नहीं है नारा, यह उद्देश्य हमारा। तो आम जनमानस को, प्रदेश के एक एक व्यक्ति को सुरक्षित करना, प्रदेश के एक एक लोगों को, एक एक समाज को सुरक्षित और विकास की रोशनी पहुँचे,
और एक एक आदमी को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इस दिशा में हम लोग काम करें। और एमएलसी दिनेश सिंह की सदस्यता पर अब फैसला आ गया है। दिनेश प्रताप सिंह विधान परिषद के सदस्य बने रहेंगे। विधान परिषद सभापति ने सदस्यता बरकरार रखी है। तकनीकी आधार पर सदस्यता रद्द करने की याचिका दाखिल की गई थी। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में दिनेश सिंह शामिल हुए थे और ये याचिका दाखिल की गई थी कि इनकी सदस्यता को रद्द किया जाए, लेकिन उनकी सदस्यता पर अब फैसला आ गया है और सदस्यता दिनेश प्रताप सिंह की सुरक्षित रहेगी, यानी वो विधान परिषद के सदस्य बने रहेंगे। विधान परिषद सभापति ने उनकी सदस्यता को बरकरार रखा है। तकनीकी आधार पर सदस्यता रद्द करने की मांग की गई थी, याचिका दाखिल की गई थी। अनुभव शुक्ला जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल ये एमएलसी हैं दिनेश प्रताप सिंह, इनको बड़ी राहत मिली है क्योंकि ये कांग्रेस छोड़कर बीजेपी इन्होंने ज्वाइन किया था और उसके बाद ही याचिका पहले कांग्रेस की तरफ से दायर की गई थी जिसमें इनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की गई थी, और वो जब खारिज हो गई थी तो जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ के एक वोटर ने याचिका दायर की थी और उस पर आज जो फाइनल जजमेंट था वो विधान परिषद के सभापति ने सुनाया है। उन्होंने तकनीकी आधार बताया है इनकी सदस्यता को बरकरार रखने का, यानी बड़ी राहत है। और 2022 मार्च तक इनका विधान परिषद का कार्यकाल है, तो तब तक ये एमएलसी बने रहेंगे। दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से आते हैं, तभी सोनिया गांधी के बेहद खास लोगों में इनकी गिनती होती थी, पर कुछ समय पहले जब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी उसके बाद से ही उनकी मांग थी कांग्रेस की कि इनकी सदस्यता रद्द की जाए। और जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सदस्यता रद्द हुई उसके बाद कांग्रेस ने उसी आधार पर कहा कि इनकी जो सदस्यता है वो भी रद्द की जाए, पर पहले भी टेक्निकल आधार पर वो जो मांग थी वो खारिज हुई और अब जब एक वोटर ने वहां पर एक याचिका दायर की तो उसको भी अब खारिज कर दिया गया है और ये कहा है कि इनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। तो काफी राहत वाली खबर है दिनेश प्रताप सिंह के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुभव। तो तकनीकी आधार पर सदस्यता बरकरार रहेगी। दिनेश प्रताप सिंह की जरूर राहत की खबर है उनके लिहाज से। यूपी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ एक ओर जहां प्रदेश के छात्रों के लिए अभ्युदय योजना की उन्होंने शुरुआत की, तो दूसरी ओर मुरादाबाद में 2500 श्रमिकों की बेटियों के सामूहिक विवाह में शामिल हुए और नव दंपति को आशीर्वाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। ये दो तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें आज मुख्यमंत्री के दो अलग अलग कार्यक्रमों की तस्वीरें हैं, जहां अभ्युदय योजना की शुरुआत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, क्योंकि यहां पर संवाद सीएम ने किया। और इस बीच एक अहम जानकारी यह है कि 28 फरवरी को मेरठ में आप पार्टी की किसान पंचायत होगी। किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। किसानों के समर्थन में आप पार्टी की किसान महापंचायत है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ये ऐलान किया है। तो देखिए, अभी तक आरएलडी महापंचायत कर रही थी और फिर उसके बाद कांग्रेस ने शुरू की और अब आम आदमी पार्टी भी इस चुनावी संग्राम में कूद पड़ी है और मुद्दा है किसान आंदोलन, जिसे भुनाने की कोशिश तमाम विपक्षी दल कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज बिजनौर दौरे पर रहीं, जहां उन्होंने किसान महापंचायत को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका के मोदी सरकार पर जमकर प्रियंका ने हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 बार जनता ने चुना क्योंकि उनसे लोगों को कुछ उम्मीद रही होगी। उन्होंने बार बार रोजगार, किसानों की बात की, लेकिन अब उनके राज में कुछ नहीं हो रहा है। प्रियंका गांधी ने यहां सवाल किया कि 2017 से यहां गन्ना का रेट नहीं बढ़ा है। पीएम मोदी ने किसानों का बकाया पूरा नहीं किया, लेकिन अपने लिए 16,000 करोड़ के हवाई जहाज जरूर खरीद लिए। सरकार ने 3 नए कानून जारी किए और जितना भी आंदोलन हो रहा है देश में, जो किसान 80 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पे सर्दी में इतने दिनों से बैठे हुए हैं, अब गर्मी की तैयारी कर रहे हैं, वो किस लिए बैठे हैं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये जो कानून बने हैं ये किसान की भलाई के लिए बने हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि किसान की भलाई के लिए बनाए हैं आपके कानून। तो जब किसान मना कर रहा है, जब किसान कह रहा है कि भैया मुझे आपके कानून नहीं चाहिए,
तो आप इनको वापस क्यों नहीं ले लेते? तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसान महापंचायत को संबोधित करने के बाद एक ट्वीट भी किया है। किसान महापंचायत में उन्होंने जमकर हमला बोला और कहा कि भगवान का सौदा करता है इंसान। ये प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इंसान की कीमत क्या जाने, जो गन्ने की कीमत ना दे सका वो जान की कीमत क्या जाने। किसान महापंचायत चांदपुर बिजनौर वो आज पहुंची हुई थी, वहां संबोधित कर रही थी और उसके बाद उन्होंने ये ट्वीट किया है। इधर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने प्रियंका गांधी के बयान पर पलटवार किया है। दिनेश शर्मा ने कहा कि बीजेपी की सरकार किसानों के हित में काम कर रही है और विपक्ष किसानों को सिर्फ बरगलाने का काम कर रहा है। देखिए, विपक्ष हताश और निराश है। सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, जो विकास के कार्यक्रम केंद्र सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, और ख़ासतौर से केंद्र सरकार ने जो किसानों के आमदनी को दुगना करने के जो शत प्रयत्न किए हैं, चाहे वो खाद बिजली पानी की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, किसानों को सम्मान राशि की हो, उससे व्यथित हुआ है विपक्ष। और हताश और निराश होकर मुद्दा विहीन होने के बाद वो अनर्गल प्रलाप करके दुष्प्रचारित करने का षड्यंत्र काफ़ी समय से कर रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। 22 फरवरी को सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना वित्तीय वर्ष 2021-2022 का बजट पेश करेंगे। ये सत्र 10 मार्च तक प्रस्तावित है। 2022 के चुनाव से पहले योगी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट होगा। सरकार की कोशिश है कि इसे एक चुनावी बजट के तौर पर पेश किया जाए, जबकि विपक्ष ने भी इस सदन में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। विपक्ष किसान आंदोलन पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाएं, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध और शराब से हुई मौतें, कासगंज में शराब माफिया की हमले में पुलिसकर्मी की मौत, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष सदन में उठाने की तैयारी कर रहा है। ये बीजेपी सरकार में ये समस्याओं का अंबार है। जिधर भी जाइए समस्याएं हैं, चाहे क्राइम के मामले में, किसानों के मामले में, नौजवानों के मामले में, महिलाओं के मामले में। ये सरकार तो कहीं से बच नहीं सकती है। सरकार को और कोई भी वो देश तभी मजबूत होता है जहाँ का नौजवान और किसान, दुनिया का कोई भी आप देख लीजिए, जहाँ का नौजवान अगर परेशान है और किसान परेशान है, वो देश तरक्की नहीं कर सकता। तमाम देश तो सारे मामले हैं, सरकार कहीं से बच नहीं सकती है और उसको हम लोग घेरेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन जो है वो नाम की कोई चीज़ है नहीं, और उत्तर प्रदेश के किसान पिछले वर्षों में काफ़ी परिश्रम उन्होंने किया है। उनको समय से खाद, बीज, पानी उपलब्ध कराए गए हैं। एमएसपी के आधार पर उनकी खरीदारों की संख्या भी बढ़ाई गई है, उसकी मात्रा भी बढ़ाई गई है। गन्ना किसानों को समय से भुगतान किए जाने के प्रयास किए गए हैं, और गन्ना के ही दृष्टि से देखें तो लगभग इस सरकार के दरमियान जो 115 लाख करोड़ रुपए के करीब भुगतान किए गए हैं। उधर सपा ने सिरसागंज के विधायक हरिओम यादव को आज 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि हरिओम पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे और उनकी बीजेपी से भी सांठगांठ थी। इसी बीच पार्टी से निकाले जाने के बाद हरिओम यादव ने रामगोपाल यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा अब मुलायम सिंह और अखिलेश की नहीं बल्कि प्रोफेसर रामगोपाल की पार्टी हो गई है। यही नहीं, हरिओम यादव ने दावा किया कि 2022 के चुनाव में सपा को 20 सीट के भी लाले पड़ जाएंगे और फिरोजाबाद तो सपा एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। साथ ही हरिओम यादव ने रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव और भांजे पर संगीन आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दोनों शराब के धंधे में लिप्त। हमने कह दिया 5 और सीटें जिले की तो चली गई, आसपास की सीटों पर बहुत असर पड़ेगा, और हमने कह दिया यही स्थिति रही तो 20 सीट के लाले समाजवादी पार्टी को 2022 में पड़ जाए। लेकिन वो तो असर, सबको निराशा होगी, सबको कष्ट होगा और सब पार्टी छोड़ के हमारे साथ खड़े रहेंगे। फतेहपुर में एक एसडीएम निरीक्षण करने निकली, लेकिन वो वहां मौजूद कर्मचारियों पर भड़क उठी, फिर उनका जमकर उनकी क्लास भी लगाई। आखिर क्या है मामला, आप इस रिपोर्ट में देखिए।
की नालियों की सफाई तुम करोगे नहीं, पूरे में पॉलिथिन पड़ी हुई है। ये देखकर सुनकर अच्छा लगता है, आखिर ये इनकी जिम्मेदारी भी है। और उसका मैं लगान देता हूँ, पानी भरा हुआ है। हालांकि आज से पहले ये दुर्लभ लगता था, लेकिन लगता है कि अब अफसर दफ्तरों में दरबार संस्कृति से दूर अब उसकी दरो दीवार को लांघकर सड़कों पर जनता के कामों का दीदार करने के लिए भी समय निकालने लगे हैं। ये फतेहपुर जिले का जहानाबाद नगर पंचायत क्षेत्र है और बिंदकी एसडीएम प्रियंका यहां अचानक वार्डों का निरीक्षण करने निकली, लेकिन जल्द ही उन्हें यहां हुए कामों की सच्चाई का अंदाजा लग गया। फिर क्या, नालियों में गंदगी देख वो भड़क गए। उस पर से ज्यादातर कर्मचारी ड्यूटी के समय नदारद हुए। तुम्हारा काम नहीं फिर रिपोर्ट भी करना, नालियों की सफाई तुम करोगे नहीं, पूरे में पॉलिथिन पड़ी हुई है, देख लो। एसडीएम आगे बढ़ी तो लापरवाह और कामचोर कर्मचारियों की भेद खुलती गई। चार है ना, चारों को बुलाया है। वो नगर पंचायत के दफ्तर गई तो वहां ड्यूटी रजिस्टर चेक कर, तो अधीनस्थ अफसर बहानेबाजी करने लगे। अभी मलिकपुर जहाँ से मैडम लौट रही थी, जब हमारी गाड़ी लौट रही उसके पीछे आप आके क्या कर रहे थे? हमें तो आप राउंड पे तो दिखे नहीं थे। अब ये सुनना था कि एसडीएम का पारा चढ़ गया। इस दौरान जो भी उनके सामने आया उनके गुस्से का शिकार हुआ। बाद में मीडिया से बात करते हुए भी एसडीएम प्रियंका ने यह स्वीकार किया कि यहाँ कर्मचारियों और अधिकारियों ने लापरवाही की। हाँ जी, मैंने देखा है, जैसे कि इनकी शिकायत है कि स्पेशली मलन बस्तियों में रोड नहीं बने हैं। वो मैंने देखे भी हैं कि यहाँ पर रोड जो होने चाहिए लेकिन नहीं है, नालियाँ भी टूटी पड़ी हैं और गंदी भी है। तो इसके लिए डीओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बहरहाल प्रशासनिक अधिकारियों का ये सख्त रवैया जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराता है और ये संकेत शुभ भी और सुकूनदायी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात करेंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की, जिन्होंने प्रदेश अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। 21 फरवरी को सभी प्रदेश अध्यक्षों और प्रभारियों की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक को संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्षों के साथ संगठन को लेकर मंथन होगा। तो ये अहम खबर आपको बता दें, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी प्रदेश अध्यक्षों की बैठक बुलाई है और इसमें प्रदेश प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक को संबोधित करेंगे। संगठन को मजबूत करने के लिए ये बैठक की जा रही है। तो ये अहम खबर आपको बता दें, 21 फरवरी को ये बैठक होनी है।